नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो काफी गंभीर कानून को समझने वाले हैं। आतंकवाद से जुड़ा हुआ कानून। ये है भारतीय न्याय संहिता की धारा 113। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये नया कानून आतंकवादी कृत्य या टेररिस्ट एक्ट को परिभाषित कैसे करता है? मतलब कानूनी नज़र में क्या करने पर उसे आतंकवादी हरकत माना जाएगा? तो किसी भी एक्शन को एक टेररिस्ट एक्ट क्या चीज़ बनाती है? देखिए, कानून इसे समझने के लिए इसे दो मुख्य हिस्सों में तोड़ता है। तो कानून कहता है कि आतंकवादी कृत्य वो है जिसके पीछे एक बहुत ही खास इरादा हो। अब सवाल उठता है, इरादा कैसा? इरादा भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का या फिर आम लोगों में दहशत फैलाने का? और सिर्फ इरादा ही नहीं, इसे करने के लिए कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल भी हुआ हो। तो मतलब बात बहुत सीधी है। किसी भी एक्ट को आतंकवाद की कैटेगरी में डालने के लिए दो चीजें एक साथ होनी जरूरी हैं, बिल्कुल जरूरी। पहला है इरादा, मतलब ये काम क्यों किया गया, और दूसरा है तरीका, मतलब इसे कैसे किया गया। तो चलिए पहले इरादे को समझते हैं। देखिए, हर हिंसक काम आतंकवाद नहीं होता। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि मकसद एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे कि भारत की एकता, अखंडता या सुरक्षा को सीधे सीधे धमकी देना, या फिर देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब आर्थिक सुरक्षा पर हमला करना, और या फिर जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों में डर फैलाना हो। अब आते हैं तरीके पर। ये जो खतरनाक इरादा है उसे पूरा करने के लिए कुछ खास तरीके बताए गए हैं, जैसे बम या बंदूक जैसे जानलेवा हथियारों का इस्तेमाल करना, या फिर पुलिस और दूसरे सरकारी अधिकारियों पर हमला करना, पानी बिजली जैसी जो हमारी जरूरी सर्विसेज हैं उन्हें बर्बाद करना, या फिर जाली नोट छापकर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, या फिर सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए किसी को किडनैप कर लेना। ठीक है, तो ये तो हो गई कानून की किताब वाली बातें। लेकिन असल जिंदगी में, कोर्ट में ये परिभाषाएं कैसे काम करती हैं? अदालतें इन मामलों को किस नजरिए से देखती हैं? आइए अब कुछ बहुत ही अहम केस स्टडीज पर नजर डालते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, एक आम क्राइम और एक टेररिस्ट एक्ट में आखिर फर्क क्या है? हितेंद्र विष्णु ठाकुर केस ने इसे बहुत अच्छे से समझाया। देखिए, एक आम जुर्म का मकसद अक्सर पर्सनल होता है, जैसे किसी ने पैसे के लिए चोरी कर ली। लेकिन एक आतंकवादी कृत्य का मकसद वो पूरे समाज में डर फैलाना होता है। उसका असर किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ता है। और ये जो इरादे वाली बात है ना, ये कितनी ज्यादा जरूरी है, इसको समझने के लिए हमें भारत के इतिहास के एक बहुत ही काले दिन को याद करना होगा। संसद पर हुए हमले के केस को देखना होगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने कहा, आतंक फैलाने का इरादा ही काफी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि भले ही हमलावर अपने फाइनल गोल में कामयाब न भी हुए हों, लेकिन अगर उनका इरादा, उनकी नीयत सिर्फ डर और दहशत फैलाना थी, तो बस वो एक आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इरादे की नहीं है। याद है हमने तरीके की भी बात की थी, वो भी उतना ही जरूरी है। और इसे समझने के लिए हम 26/11 मुंबई हमले के केस को देखते हैं, यानी मोहम्मद अजमल कसाब का मामला। इस केस में कोर्ट की टिप्पणी बहुत पावरफुल थी। कोर्ट ने कहा, पब्लिक सर्वेंट्स पर हमला यानी पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर हमला, ये सीधा सीधा देश पर हमला है। ये फैसला इस बात को एकदम पक्का कर देता है कि जब कोई वर्दी में किसी अधिकारी को टारगेट करता है तो वो सिर्फ एक इंसान पर हमला नहीं कर रहा, वो पूरे देश के सिस्टम पर हमला कर रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कानून सिर्फ उस इंसान को नहीं पकड़ता जिसने आखिर में गोली चलाई या बम रखा। नहीं, ये तो उस पूरे मकड़जाल को टारगेट करता है जो पर्दे के पीछे से काम करता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो BNS 113 सिर्फ फाइनल अटैक करने वाले पर फोकस नहीं करता, ये उस पूरे इकोसिस्टम को अपराध मानता है जिसकी वजह से आतंकवाद पनपता है। इसमें क्या क्या आता है? हमले की साजिश रचना, किसी को ट्रेनिंग देना, किसी आतंकी संगठन का मेंबर बनना, आतंकियों को छिपाना या उन्हें पनाह देना, या फिर उन्हें पैसा देना, मतलब फंडिंग कर। और ये जो सोच है ना कि सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि उसकी तैयारी भी जुर्म है, इसे हमारी अदालतों ने भी सपोर्ट किया है। करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस मामले में अदालत ने एक बहुत अहम बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद में तैयारी करने वाले काम भी उतने ही खतरनाक होते हैं जितना कि खुद आखिरी हमला। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। BNS 113 के तहत अगर कोई सिर्फ हमले की तैयारी भी कर रहा है, मान लीजिए हथियार इकट्ठा कर रहा है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बहुत संगीन जुर्म है। तो अब सवाल ये है कि इतने संगीन जुर्मों की सजा क्या होगी, उनके अंजाम क्या होंगे? चलिए अब देखते हैं कि BNS की धारा 113 के तहत क्या क्या सजाएं तय की गई हैं।
और जब सजाओं की बात आती है तो ये कानून बहुत सख्त है, मतलब वाकई में सख्त। अगर किसी टेररिस्ट एक्ट में किसी की मौत हो जाती है तो सजा सीधी सीधी मौत की सजा या फिर उम्र कैद है। और सिर्फ यही नहीं, साजिश रचने, ट्रेनिंग देने या भर्ती करने जैसे कामों के लिए भी कम से कम 5 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। वैसे इस सख्त कानून में एक दिलचस्प एक्सेप्शन, एक अपवाद भी है। कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को, यानी पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को, जो एक आतंकवादी है, उसे पनाह देता है तो उसे इस धारा के तहत सजा नहीं दी जाएगी। अब यहाँ एक सवाल मन में आ सकता है कि हमारे पास तो पहले से ही यूएपीए जैसा एक कड़ा एंटी टेरर कानून था, तो फिर इस नई धारा बीएनएस 113 की जरूरत क्यों पड़ी और ये दोनों कानून अब एक साथ कैसे काम करेंगे? तो देखिए, इसकी प्रक्रिया बिल्कुल साफ कर दी गई है। ये फैसला एक सीनियर पुलिस ऑफिसर लेंगे, कम से कम सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी रैंक के अधिकारी। वही ये तय करेंगे कि किसी केस में बीएनएस की धारा 113 लगानी है या फिर पुराने यूएपीए कानून के तहत केस दर्ज करना है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि आतंकवाद को सिर्फ एक और क्राइम की तरह क्यों नहीं देखा जा सकता। जैसा कि एक कानूनी व्याख्या में बहुत सही कहा गया है, आतंकवाद सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह हमारे संविधान पर हमला है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बीएनएस की धारा 113 आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत ही व्यापक और मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करती है। ये प्लानिंग से लेकर अटैक करने तक और उसमें मदद करने वाले हर शख्स तक हर पहलू को अपने दायरे में ले लेती है। ये हमारी राष्ट्र सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढाल की तरह काम करती है, जो ये पक्का करती है कि आतंकवाद के किसी भी रूप से पूरी सख्ती के साथ